Okay, so let's start with करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के लिए हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक के लेक्चर्स में हमने रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था। इनफैक्ट उससे पहले हमने करंट के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग की and we have also gone through with several numericals illustrations regarding the calculation of current and the drift speed and so on. अब रेजिस्टेंस का एक पूरा अंडरस्टैंडिंग, उसका एक पूरा मॉडल मैंने आपके सामने रखा कि किसी गिवन कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों आता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो फाइनली जिस फॉर्मूले पे हम लोग आ जाते हैं वो कुछ ऐसा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब आपको याद होगा हमने ये कहा कि रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जब किसी गिवन टेम्परेचर पर गिवन सिचुएशन में हम उसे डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर एक वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जिसके लिए ये टर्म आता है खास रो, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। दूसरा जो फैक्टर होगा जो रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में हमें हेल्प करेगा वो होगा उस मटेरियल के फिजिकल डायमेंशंस, यानी कि उस मटेरियल की लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस के इनवर्स में, रिवर्स में आप कह सकते हो, अपोजिट नेचर में हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। सो दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल G, जिसे हम लिखते हैं मैथमेटिकली 1/r। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस के लिए जब हम यूनिट बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं इन द यूनिट ऑफ ओम, लेकिन जब हम कंडक्टेंस के लिए यूनिट बनाते हैं तो हम उसके लिए लिखते हैं ओम इनवर्स, या हम उसे कहते हैं मो, ठीक है, या महो, और समटाइम्स यू आल्सो कॉल इट एज सीमेंस। सीमेंस भी कहते हैं। अब यहां पर एक टर्म इन्वॉल्व हो रहा है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रो। बाय फॉर्मूला अगर हम इसे लिखें तो ये बन जाएगा RA/L। ये ऊपर का ही फॉर्मूला अगर हम ले लें। अब रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग लिखेंगे ओम, एरिया का यूनिट हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हम यहाँ पे यूनिट लगाते हैं मीटर। तो कैलकुलेशन करने पर अगर हम रेजिस्टिविटी का यूनिट फाइनलाइज करते हैं तो वो बन जाता है बच्चों ओम मीटर। अब जैसे रेजिस्टिविटी है एग्जैक्टली उसी तरीके से एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी, यानी कि सिग्मा, जो रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। बिल्कुल वैसे जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, वैसे रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी एक टर्म आता है, जिसके लिए अगर हम यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल हमें इनवर्स ऑफ ओम लेना है और मीटर इनवर्स लेना है। तो हम ये कह सकते हैं कि महो मीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स। ओके, अब ये कुछ डिस्कशन हमारा ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है। ये बस इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं आपको ये चीजें रिवाइज करा रहा था। अब किसी भी गिवन सिचुएशन में जब हम रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें दो तीन बातों का ख्याल रखना होता है। जैसे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, हम लेते हैं रो L बाई A। तो रो तो मटेरियल के लिए कांस्टेंट हो जाता है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम L और A का मेजरमेंट करते हैं, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो हमें बाकायदा ये देखना होता है कि करंट कितनी लेंथ में ट्रेवल कर रहा है और कौन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू वो पास हो रहा है, और अकॉर्डिंगली हम रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। नाउ जस्ट टू बिगिन विद दिस, मैं इसके लिए एक छोटे से क्वेश्चन से आज के लेक्चर का सीक्वेंस शुरू कर रहा हूं कि आपको एक अरेंजमेंट गिवन है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको एक अरेंजमेंट गिवन है और आपने अलग अलग कंडीशंस में इन रेजिस्टेंसेस को बताना है आप। तो इस तरीके का एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको गिवन है। अब आपने ये बताना है कि रेजिस्टेंसेस कितने कितने होने वाले हैं। तो पहली सिचुएशन में हमको रेजिस्टेंस बताना है फॉर AB, यानी कि करंट ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा इस स्लैब में। अब इस स्लैब को ध्यान से देखिए, तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट ये C है, इसकी जो लेंथ है ये A है, और इसकी जो ब्रेड्थ है ये B है। गेटिंग इट? अब सोचे बेटा, अगर जनरल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का हम लोग अप्लाई करते हैं, जनरल फॉर्मूला R इज इक्वल टू, हमें लिखते हैं रो L बाई A।
आप सोच समझ के बताएं बच्चों कि जब हम AB के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस लिखेंगे तो रो तो ठीक है, वो तो मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, लेंथ क्या लिखेंगे, कितनी लेंथ में से करंट फ्लो हो रहा है, सोच के बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ये जो इसकी लेंथ है फिलहाल ऐसे ऐसे, क्योंकि करंट यूं जाएगा ना, लाइक दिस, करंट यूं जाएगा, तो कितनी लेंथ करंट को क्रॉस करनी है, कितनी थिकनेस करंट को क्रॉस करनी है, तो आंसर है सी। तो क्या हम यहाँ पे सी लिख देंगे, डिवाइडेड बाय। अब जरा ये बताओ कि वो कितने एरिया को क्रॉस करता हुआ, कितने एरिया को पास करता हुआ नीचे आ रहा है, तो आंसर सिंपल है, ये वाले एरिया। हाँ वेरी गुड, इस वाले एरिया को ये पास करेगा लाइक दिस, यहां से ये। तो जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन अगर मैं इसको शेड कर दूं तो ये वाला एरिया है जिसे वो क्रॉस कर रहा है, और आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये हो जाएगा A इंटू बी। करेक्ट हो रही है बात? यस सर। आप सोचें कि इसी सिचुएशन में अगर हमने रेजिस्टेंस डिफाइन किया फॉर CD, जस्ट इमेजिन करें CD के लिए हम ये रेजिस्टेंस डिफाइन करना चाहते हैं, तो CD मतलब ये फ्रंट फेस है और ये इसका बैक, ऐसे जा रहा है करंट, लाइक दिस, यू कैन जस्ट इमेजिन कि करंट यूं जा रहा है, यूं अंदर जा रहा है करंट। तो कितनी लेंथ को करंट पास कर रहा है, यस कोई बता सकता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल फंडामेंटल। कितनी लेंथ को करंट पास कर रहा है, कितनी लेंथ को क्रॉस करता हुआ करंट आगे बढ़ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, बी डिवाइड बाय। अब बताएं एरिया कितना है, कौन से एरिया को वो क्रॉस कर रहा है, तो बेटा ध्यान से देखो, इसी एरिया को क्रॉस कर रहा है ना जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये ऐसे सामने से एंटर करेगा और ऐसे फिर पीछे से निकलेगा, तो ये एरिया क्या होना चाहिए? हाँ शाबाश, क्योंकि ये जो हाइट है ना इसकी, ये सी है, तो एरिया हमें इस रेक्टेंगल का निकालना है, क्योंकि करंट उसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा A इंटू सी। तो आपने देखा यहाँ पे आंसर्स बदलते हैं पूरे। अब लास्ट में तीसरा केस ले लेते हैं जिसमें हमें रेजिस्टेंस निकालना है फॉर द सिचुएशन ऑफ EF के लिए हमें निकालना है। तो मैं चाहता हूं आप यहाँ पे दिमाग चलाएं, देखें, सोचें, गौर करें। करंट यूं एंटर कर रहा है यहां से और ये पूरी लेंथ को यूं क्रॉस करता हुआ यहां से बाहर आएगा, ये करंट है, तो कितनी लेंथ वो ट्रैवल कर रहा है? शाबाश, एरिया बताओ। B इंटू सी। आप देखेंगे तो ये एरिया के अंदर से ये घुस रहा है, अंदर ये एरिया में घुस रहा है, B इंटू सी। B इंटू सी। वेरी गुड, शाबाश, ये B साइड है, ये C साइड है, तो इसका एरिया हो गया B इंटू सी। परफेक्ट, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। आगे तो हमें इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं बाकायदा एलिमेंट चॉइस करके, तो मैं चाह रहा हूं कि वो क्वेश्चंस पर जाने से पहले पहले आपको ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए कि हमें लेंथ कैसी गिननी है और एरिया कैसे गिनना है। तो लेंथ वो हमेशा वो वाली लेंथ ली जाएगी जिसके थ्रू, जिसके अलोंग करंट फ्लो करता जाता है, और करंट की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर एरिया हमेशा चॉइस किया जाएगा। गेटिंग इट? तब जाकर के हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को फाइनलाइज करेंगे और रिस्पेक्टिव लेवल पर हम उसका कैलकुलेशन पूरा कर सकते हैं। ओके, यस सर। अब आइए इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके से थोड़ा बहुत मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफर करेगा। फॉलोइंग फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 लॉन्ग कंडक्टर्स। तो 3 ऐसे बड़े से कंडक्टर हैं, ये पहला कंडक्टर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये ऐसे पीछे बहुत बड़े हैं, मान लो ऐसे काफी बड़े कंडक्टर हैं, इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है पीछे की तरफ। अब सबकी लेंथ सेम बोल दिया इसने, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, लेंथ सेम कर दिया, इसके साथ साथ इसने मटेरियल भी सेम कर दिया, ठीक है, लेकिन इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके अंदर करंट एंटर करता है या जिसमें से करंट लीव करेगा वो अलग अलग है। तो कंडक्टर A, B और C, लेकिन ये सिचुएशंस ऐसी हैं कि अगर मैं डायग्राम को ठीक से देखूं, बहुत प्रॉपरली अगर मैं इसका अंदाजा लगाऊं,
तो ये जो ए कंडक्टर का एरिया है ना, ये सॉरी सी कंडक्टर का जो एरिया है ना, ये बी के खाली गैप में बराबर बैठाया जा सकता है। उसी हिसाब से ये डैश डैश लाइन से यहाँ पे बता दिया उसने, डॉटेड लाइन से बता दिया। समझ आ रही है बात? यस सर। और फिर अगर मैं बी वाले कंडक्टर को उठा के बराबर ए में लेके जाऊं तो वो खाली गैप में बराबर बैठेगा, और उसके बी के खाली गैप में सी बराबर बैठेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस 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 सर। अब हमसे इसने पूछा है कि भाई इनके रेजिस्टेंसेस निकालो। सिंपल। जब भी हम इनका रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल करना है, रो लेंथ अपॉन एरिया। अब छोटा सा प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हर एक का एरिया अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं एरिया फॉर सी कैलकुलेट करता हूं। क्या आंसर आएगा? ए स्क्वायर। साइड लेंथ ए है ना, यस। ठीक है, तो साइड लेंथ ए मान के चलेंगे क्योंकि स्क्वायर है, बोल दिया इसने यहाँ पे स्क्वायर है क्रॉस सेक्शन, तो ये भी ए होना चाहिए। तो इसका एरिया तो आ गया बेटा ए स्क्वायर। अब बताओ बी वाले का एरिया क्या आएगा? 2a स्क्वायर। गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बीच में खाली है, एम्प्टी है बीच में। 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। हाँ, तो ये आना चाहिए √2 का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 3 नहीं, माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये खाली जो पोर्शन है उसका एरिया कितना है? a स्क्वायर। हाँ। स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है? √2 ए का स्क्वायर, क्योंकि इधर √2 ए और इधर भी √2 ए होना चाहिए, है क्या नहीं? यस सर। तो अवेलेबल एरिया जहां पर मटेरियल है वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल एरिया में से इस खाली एरिया को माइनस करेंगे, और खाली एरिया ए स्क्वायर है, इसके साथ मैच करता है, देखो। यस सर। यस। तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करने पे माइनस ए स्क्वायर, तो पता चला ये भी ए स्क्वायर ही आ रहा है। सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि नहीं? यस। अब अगली बात सोचो, एरिया फॉर ए पोर्शन क्या होगा? 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। वेरी गुड, 2a लेकिन इसमें स्क्वायर। करेक्शन की जरूरत है। √3a का स्क्वायर माइनस √2a का माइनस a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला माइनस भी लेना पड़ेगा तुमको, क्योंकि √2a वाला जो बी पोर्शन है वो खुद भी पूरा नहीं है ना, यस सर। क्योंकि इस बी वाले पोर्शन को ए के अंदर उठा के रखूंगा तो ये अंदर की खाली जगह भी तो खाली रहेगी। समझ रहे हैं बात? यस सर। फिर उसको भरने के लिए ये डालना पड़ेगा, मतलब ये अंदर का खाली स्पेस कितना है? √2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब इसको कैलकुलेट करो। सो फिर जस्ट कैलकुलेटेड, ये क्या होगा? ये 3a स्क्वायर माइनस नहीं नहीं, ये अगला ए स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, अगला ए स्क्वायर नहीं आएगा, दैट्स माय मिस्टेक। बस ये पूरा एरिया उठा के अंदर भर दिया ना आपने, दैट्स इट। ये गैप कितना है? ये अगर मैं पूरा फिल कर दूं यहाँ पे तो ये गैप कितना हो जाएगा? √2a स्क्वायर हो जाएगा ना, दैट्स इट। ऐसे नहीं सोचेंगे इसको उठा के अंदर भर रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा सा रॉन्ग अप्रोच में आपको समझा रहा था, वैसे नहीं सोचना चाहिए कि इसको उठा के भर रहे हैं यहाँ पे। बस ऐसे सोचेंगे ये खाली पोर्शन, ये इसकी लेंथ √2a और ये इसकी ब्रेड्थ √2a, तो टोटल एरिया √3a स्क्वायर में से √2a स्क्वायर माइनस करना है, बस। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब इसको माइनस करो, कितना आंसर आएगा? a स्क्वायर। यस, तो ये भी a स्क्वायर आ जाएगा। a अब स्क्वायर। ये रिजल्ट अपने आप में तो सरप्राइजिंग है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे
तीनों का क्रॉस सेक्शन हमको सेम मिल रहा है, एक्टिव क्रॉस सेक्शन जिसमें से करंट जा सकता है, तीनों का एक्टिव क्रॉस सेक्शन। एम्प्टी स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझे ना बात को? Yes, sir. Yes. अब जब मैं रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश करूंगा तो बेटा रेजिस्टेंस फॉर ए अगर मैं लिखता हूं तो रो एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस फॉर बी लिखूंगा तो उसके लिए भी मुझे रो एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस फॉर सी लिखूंगा तो उसके लिए भी मुझे रो एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर करना होगा। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ ना कि रेजिस्टेंस फॉर ए इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फॉर बी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फॉर सी। Yes. दैट्स इट, सो सिंपल, गेटिंग इट? अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था कि हम बी वाले को अंदर उठा के रखेंगे तो फिर बी का पोर्शन खाली रह जाएगा, वैसे नहीं सोचना। ये पूरा एरिया ही मान लो भरा हुआ एरिया मैं उठा के यहाँ रखूंगा ना, ऐसे इमेजिन करूंगा। एक्टिव उसका प्लेट एरिया निकालना है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्टिव लेवल पर निकालना है, तो ये अंदर की खाली जगह कितनी है, √2a, तो खाली जगह का एरिया कितना हो गया, √2a स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो गया, √3a स्क्वायर। तो √3a स्क्वायर में से √2a स्क्वायर फैक्टर माइनस कर दो, दैट्स इट, डन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, एनी हाउ आई होप आपको ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। एक और करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का है ये क्वेश्चन। मैं आपको पिछले लेक्चर में वैसे समझा चुका था, सिर्फ न्यूमेरिकल के पैटर्न में आपके सामने ये क्वेश्चन में रख रहा हूं। लेंथ ऑफ द हॉलो ट्यूब इज 5 मीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। Inner diameter is and the thickness of its wall is 5 millimeter. Okay, ठीक है। If resistivity of the material of the tube is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, then resistance of the tube will be. Now see, whenever we are going to calculate the resistance, we just use a formula rho L by A. अब L का तो कोई टेंशन नहीं है, L वाला पार्ट हमको सीधे सीधे क्लियर कट गिवन है, ये L है, लेंथ गिवन है। बाहर का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसकी थिकनेस मुझे यूनिट में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में गिवन है और दूसरा मिलीमीटर में, तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो मैं इसको करेक्ट कर दूं। इस यूनिट को भी सेंटीमीटर ही आप पढ़ लो, इसको भी आप सेंटीमीटर रीड करो। तो सिंपली आप ये सोचो कि आपको आउटर रेडियस कितना मिलेगा और आपको इनर रेडियस कितना मिलेगा, या इनर R1 मान लो और आउटर R2। तो बाहर का पूरा डायमीटर कितना है, 10. 10। It means आपका 5. रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। 5. तो इसे ऐसे करते हैं, 5 into 10 to the power minus 2 मीटर करते हैं। अब सोचो अगर इस ट्यूब की थिकनेस 5 सेंटीमीटर है तो इनर रेडियस कितना हुआ अंदर का, या इनर डायमीटर कितना हुआ, ये बताओ। टोटल 10, थिकनेस 5, तो ये अंदर जो खाली पोर्शन बचा उसका डायमीटर कितना होगा, 5. बिल्कुल सही। तो फिर उसका रेडियस कितना होगा, 2.5. 2.5. 2.5, शाबाश। 2.5 into 10 to the power minus 2 मीटर। अब आपने प्रॉपरली रेजिस्टेंस लिखना है, दैट्स इट। ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं, कोई बताएगा मुझे? यस, दिमाग चलाओ भाई। अरे कल ही तो सीखा, पिछले लेक्चर में तो सीखा। नहीं, नहीं आया समझ में? कमाल करते हो यार। ये ऐसे, तो हमें एरिया लिखना होता है ना, ये सिचुएशन है। यस सर, यस सर। ये अंदर R1, ये बाहर R2।
अब करंट ये खाली जगह में से थोड़ी जाएगा, करंट तो यहां से जाएगा ना जहां मटेरियल है। यस सर। तो वो एरिया Yes, जिसमें से sir. करंट का फ्लो हो रहा है हम कैसे निकालेंगे? तो हम वही करेंगे ना, टोटल R2 एरिया में minus से खाली जगह वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना आएगा? Pi R2 R2 square minus square. R1 पाई R2 का स्क्वायर टोटल एरिया हो जाएगा। उसमें से खाली जगह वाला एरिया कितना है? R1 मतलब pi pi R1 R2 square minus R1. पाई पाई है साथ में, खाली R1 नहीं है। कंफ्यूज मत करो, आपको एग्जाम में खुद सॉल्व करना है। पाई R2 स्क्वायर और खाली जगह वाला एरिया पाई R1 स्क्वायर। तो पाई R2 यानी कि टोटल एरिया में से पाई R1 स्क्वायर खाली जगह वाला एरिया माइनस कर दो, तो एक्टिव एरिया मिल जाएगा जिसमें से करंट मटेरियल लेवल पे फ्लो करेगा। तो मैंने पाई कॉमन ले लिया, और क्या। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी रेजिस्टिविटी गिवन है, दैट इज 1.7 into 10 to the power -8। इसका लेंथ गिवन है, दैट इज 5। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14। अब R2, तो ये रहा R2 यानी कि 5 का स्क्वायर करना है, माइनस R1 यानी कि 2.5 का स्क्वायर करना है, और 10 to the power -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 10 to the power -4, और उसको मैं कॉमन ले रहा हूं बाहर। आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को। Yes. ठीक है, बस कैलकुलेशन पूरा करना है आपने। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 1.7 into 5 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बच्चों 3.14। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 इनटू -4 ऊपर जाने पे हो जाएगा न्यूमरेटर में +4 और -8, दैट विल बिकम -4। डिवीजन पूरा करिए, ऑप्शंस गिवन है, उसके हिसाब से आप आंसर निकाल लीजिए। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन भी हमको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब तक क्या हो रहा था, ये जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने ले रहा था, इसमें जिस एरिया में से करंट चल रहा है वो एरिया भी कांस्टेंट है, और जिस लेंथ पे करंट चल रहा है वो लेंथ भी गिवन सिचुएशन में कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा था। इसलिए बस हमें सिर्फ फॉर्मूले में इतना ही समझना था कि लेंथ कितनी यूज हो रही है और एरिया कौन सा अप्लाई किया जा रहा है, कौन से एरिया के थ्रू करंट क्रॉस करके आगे जा रहा है। लेकिन था तो कांस्टेंट। जैसे अब देखिए, ये स्लैब आप इमेजिन करें EF के सिचुएशन में, जहां करंट एंटर कर रहा है वो एरिया देखिए, ये ग्रीन शेड मैंने जिसको किया, और जहां से करंट लीव कर रहा है उस एरिया को भी आप देखिए, तो ये दोनों एरिया बिगिनिंग में और एंडिंग में एग्जैक्टली सेम है ना, और बीच में भी कोई चेंजेस नहीं हुए इसमें। Yes, sir. तो हमें बिल्कुल फॉर्मूले के अंदर किसी किस्म की इंटीग्रेशन या किसी किस्म की वेरिएशन करने की जरूरत ही नहीं थी, बस खाली फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए था। बट अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि वी आर गोइंग टू हैंडल अ सिचुएशन जिसमें एरिया चेंज हो रहा है या लेंथ चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो सकता है, लेंथ भी चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तो फिर हम वहां पे इंटीग्रेट करते हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए आप, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से गिवन है हमको। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज फ्रॉम A to B, मतलब एक साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो दूसरे साइड में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया B है। और रेजिस्टिविटी रो है। अब ये कह रहा है कि भाई इसका रेजिस्टेंस निकालो अक्रॉस द एंड्स। तो पहले मैं एक जनरल सिनेरियो आपके सामने रखता हूं बच्चों। जनरल सिनेरियो, सपोज इस तरीके का कंडक्टर है, जस्ट इमेजिन करो, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। इनिशियली जो एरिया है वो A है, और जहां से करंट एंड करके बाहर निकलेगा वो भी A है, और लेंथ L है, और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। अब बताओ तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रो L अपॉन A, बात खत्म। ऐसा नो? Yes, sir.
फर्दर मोर अगर आप चाहो तो आप ये कह सकते हो कि इसका रेडियस r है। फर्दर मोर आगे चल के आप चाहो तो इसी फॉर्मूले को बेटा आप ऐसे याद रखोगे, रो एल डिवाइडेड बाय, चूंकि सर्कुलर एरिया है इसलिए आप पाई आर स्क्वायर कर दोगे। दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है ना? Yes, sir. बट सपोज इफ यू मेक अ सिचुएशन इन विच, जस्ट इमेजिन अ कंडीशन कि एक एंड का एरिया इतना बड़ा है और दूसरे एंड का एरिया ऐसा छोटा सा है, और कंडक्टर यूं ऐसे नॉन यूनिफॉर्मिटी के साथ अरेंज किया गया है। अब इस एरिया को मैंने बड़ा कर दिया, इस एरिया को छोटा कर दिया, सच दैट कि आपको यह बताया जा रहा है कि एक एरिया का जो रेडियस है वो बी है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और दूसरे का ए है। ऐसे कंडक्टर को हम कहते हैं ट्रंकेटेड कोन। ट्रंकेटेड कोन, ओके, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें। अब इस सिचुएशन में अगर हम रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो कैसे लिखें? हालांकि हम ये जरूर कहेंगे कि इसकी जो लेंथ है एंड ऑन एंड वो एल है। अब रेजिस्टेंस लिखें, कैसे लिखेंगे? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और चलो ये भी मान के चलते हैं कि इसके अंदर यहां से करंट ये एंटर करता है और इसमें करंट ये यूं आगे जाता है, निकलता है लाइक दिस। अब सोचिए जितनी लेंथ करंट ट्रैवल कर रहा है वो कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है ना, लेंथ में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बराबर कि नहीं? Yes, sir. लेकिन गौर करो तो एरिया में चेंजेस हो रहे हैं। Yes, यहां sir. करंट एंटर कर रहा था तो इतने बड़े एरिया में वो एंटर कर रहा था, और जब वो लीव कर रहा है तो इतने छोटे एरिया में से लीव कर रहा है। और थ्रू आउट द प्रोसेस जैसे जैसे करंट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका करस्पॉन्डिंग एरिया छोटा 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 और छोटा होता जा रहा है ना? अजीब बात। Yes, sir. सो हियर व्हाट इज चेंजिंग, ये आपको ख्याल करना है। देखिए हमारे पास होते हैं दो फैक्टर, एक होता है लेंथ और एक होता है एरिया। तो हमें ये देखना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि चेंज कौन हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है या एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ कौन चेंज हो रहा है? Area. एरिया चेंज। अब ऐसी कोई भी चेंजिंग सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है ना तो वहां पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये तो दिमाग में बिठाएं आप। तो अब इसे मैं हैंडल कैसे करूं? तो हम ये सोचते हैं कि चलो भाई एक बीच में छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, हल्का सा एक सेगमेंट बीच में चॉइस कर लेते हैं, ये इस तरीके से। अब इस सेगमेंट की जो थिकनेस है उसको हम नाम दे देते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं dx, छोटा सा सेगमेंट, ओके। और ये सेगमेंट कितने रेडियस का है? तो हम कहेंगे भी इंटरमीडिएट लेवल पे हम कहीं इसको गिन रहे हैं तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं r। और किसी एक जगह से हम इसका रेडियस अगर काउंट करते हैं तो लेट्स से कि हम इसको x इतनी दूरी पर लेते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में कहीं भी चॉइस कर सकता ना, या नजदीक चॉइस कर सकता हूं या दूर चॉइस कर सकता हूं, कुछ भी। तो मैंने उसे x इतनी दूरी पे लिया। बात क्लियर हो रही है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि पूरे कोन को जाने दो, सिर्फ इतने छोटे से सेगमेंट के लिए रेजिस्टेंस को डिफाइन करो, तो चलो मैं ये सेगमेंट बाहर बनाता हूं यहां पे पहले, ताकि आपको एक फीलिंग आ जाए इसका। ये यूं ऐसा सेगमेंट है, आया समझ में? Yes, sir. इसका थिकनेस बच्चों dx, और ये सेंटर से अगर हम इसका रेडियस निकाल लें तो r। और ये इसमें करंट हमारा मानना है कि ये ऐसे एंटर करके बाहर निकलेगा लाइक दिस। तो बस इतने छोटे से सेगमेंट का रेजिस्टेंस हम लोग लिखते हैं dr, तो रो लिखेंगे। आप बताओ, सोच समझ के बताओ कि इसकी लेंथ कितनी लिखें हम, करंट कितनी लेंथ को सेगमेंट में से क्रॉस कर पा रहा है? 2R. एब्सोल्युटली रॉन्ग। फंडामेंटल्स क्लियर करो जरा, कितनी थिकनेस को, कितनी लेंथ को करंट क्रॉस कर रहा है? dx. इतना dx. करंट बह रहा है तो सोचो ना कि वो कितनी लेंथ बह रहा है, कितनी लेंथ dx. dx। और अभी से ऐसे करने लगोगे तो मैं बड़े क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। सबको समझ में आई बात? dx इतनी लेंथ करंट बह रहा है अंदर, हाँ या ना?
Yes. Yes, sir. एरिया बताओ कितने एरिया में से वो निकला? 2R. dx into r. 2r। 2r एरिया dx into r. dx इंटू आर किस हिसाब से? pi r square. हाँ, थोड़ा तो दिमाग चलाओ। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि ये एक सर्कुलर एरिया है, एक छोटे से ड्रम के जैसा? तो सर्कुलर एरिया के अंदर करंट यूं घुस रहा है, यूं परपेंडिकुलर। तो देख लेना, जिस एरिया में से करंट घुस रहा है, जिस एरिया के अंदर करंट अंदर एंट्री कर रहा है, वो एरिया कितना है सर्कुलर लेवल पे? हम उसे कैसे लिख पाएंगे? समझ लेना, इतनी बात, थोड़ा दिमाग चलाएं प्लीज। कोई बोल रहा है 2r, कोई कुछ बोल रहा है। कितना होगा? Pi R square. पाई आर स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को। Yes, sir. Yes. अब थोड़ा भी मैं इस सेगमेंट को अगर आगे या पीछे करता हूं तो ये आर चेंज हो जाएगा, Yes. आर बदल जाएगा। और अगर मैं इस सेगमेंट को खिसकाते 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 पूरा इधर बी के पास आ गया तो ये पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर खिसकाते 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 मैं ए के पास चला जाता हूं तो ये एरिया नीचे वाला पाई ए स्क्वायर हो जाएगा फॉर अ करस्पॉन्डिंग थिकनेस ऑफ डीएक्स, अगर मैं कंसीडर करूं तो जरा सोचो कि क्या ये पूरा ट्रंकेटेड कोन इसी तरीके के छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बना है? Yes. Yes, sir. अगर हम इस डिस्क के सभी आने वाले रेजिस्टेंसेस को जोड़ लें, यानी कि आप समझ सकते हैं इंटीग्रेशन करें, तो क्या हमको उस पूरे कोन का रेजिस्टेंस वैल्यू मिल सकता है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन यूं ही नहीं कर सकते हम। एक दिक्कत है यहां पर, ऐसे लेंथ वाइज हम एक्स में लिख रहे हैं और रेडियस आर पे लिख रहे हैं, एक्स और वाई में चल रहे हैं हम लोग, तो हमको एक दूसरे के लिए कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे जरा ध्यान लगाएं। ये जो सबसे आखिरी लाइन है ना, ये बी है, ये वाली, देखिए सबको, ये सबसे आखिरी लाइन। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर गए, मान लो, तो बीच में हमको क्या मिला? आर। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और एंड पर गए तो यहां हमको क्या मिला? ए। X. ए, एक्स कहां से ला रहे हो यार? ए आर बी, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दे और यही हमारा सरफेस है कोन का। इतना तो समझ में आ रहा है हमको? यस और नो? Yes, sir. अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकालते चलो, ये बिल्कुल सीधी ऐसे। अगर ये कोन कोन न होते हुए बिल्कुल ऐसे एक सीधी वायर होती तो वो स्ट्रेट लाइन तो यूं बनती है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हमें ये भी बताया गया कि ये डिस्टेंस x है और ये टोटल डिस्टेंस l है, ये भी हमें बताया गया। टोटल यहां से यहां तक l है और सिर्फ इतना x है। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं, इस छोटे से ट्रायंगल में, ये वाला देखा? और Yes, फिर sir. इसके साथ अगर मैं ये बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करूं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ऐसे ही आगे कंटिन्यू, ये आगे कंटिन्यू लाइक दिस, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो आप समझ पाते हैं कि ये छोटा यानी कि ये ब्लैक वाला ट्रायंगल और ये बड़ा यानी कि ग्रे वाला, जो भी मैंने कलर यहाँ पे इस्तेमाल किया वो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एंगल सेम है दोनों का, एक ही एंगल है यहाँ पर कोने में। ये Yes, वाला sir. एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होना चाहिए क्योंकि लाइन तो सीधी चल रही है, ये दोनों भी 90 डिग्री है, तो एंगल 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 कंडीशन यहाँ पे मैच करती है कॉन्ग्रुएंसी की, सिमिलैरिटी की। तो फिर रेशियो ऑफ देयर साइड्स शुड बी सेम, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अब जरा गौर करो, सोचो, समझो और बताओ कि ये साइड जो अंदर में छोटी सी ब्लैक कलर की दिख रही है कितनी हो सकती है? क्या ये साइड हो सकती है r माइनस ए? समझो बेटा, क्योंकि यहां से यहां तक a है, यहां से पूरा एंड तक r है,
तो मुझे खाली अंदर का छोटा सा सेगमेंट होना चाहिए, सिर्फ छोटा सा सेगमेंट चाहिए मुझे, तो क्या हो जाएगा वो? R minus C. r माइनस ए, बिल्कुल आसान। अच्छा, उसी तरीके से आप ये बताओ कि ये साइड क्या हो सकती है? R minus B. B minus R. गलत, b माइनस ए। आर क्यों ला रहे हो यार? ये लाइन सीधी चल रही है, ये ए हाइट से सीधी चल रही है लाइन, ये सीधी 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 सीधी, यानी कि नीचे वाला पोर्शन कौन है? B. ए है, बी कहां से आया यार? ये नीचे का पोर्शन ए है, ये टोटल बी है। अरे बाबा, ए की एज से मैंने सीधी लाइन निकाली, ए की एज से सीधी 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 स्ट्रेट, तो ये जितना है उतना ही ये है ना। Yes, sir. Yes. तो ऊपर ऊपर का सेगमेंट क्या क्या बन जाएगा? बी माइनस ए बनेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी छोटे ट्रायंगल में एक रेशियो ले लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल, r माइनस ए डिवाइडेड बाई x इक्वल, बड़े बड़े ट्रायंगल में क्या रेशियो बनेगा? b माइनस ए डिवाइडेड बाई l, अगर मैं गलत नहीं हूं। Minus l बड़ा वाला ट्रायंगल कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक, yes. ये ऐसे, समझे? Yes, sir. Yes, sir. इत्मीनान से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, एक ही प्रॉब्लम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट इट बी। नहीं समझ आता है तो, कोई गलती करते हो तो भी ठीक है, बोल दो, वक्त ज्यादा लगता है तो देंगे हम ज्यादा वक्त, बट समझ लो क्या कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? Yes, sir. नाउ रीअरेंज दिस होल इक्वेशन फॉर x, x के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाती है l इंटू r माइनस ए डिवाइडेड बाय x के लिए रीअरेंज करें ना, b माइनस ए। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो l कांस्टेंट है, b माइनस ए फैक्टर कांस्टेंट है। चलो यूं लिख देते हैं इसको, l साइड में कर देते हैं, b माइनस ए, फिर अगला ब्रैकेट r माइनस ए अलग से करते हैं। अब जरा इस पूरी ज्योमेट्री पे आओ वापस। देखो, जैसे जैसे हम x में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे, क्या r में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आते जाएंगे, r भी बढ़ता जाएगा? Yes, sir. Yes. मतलब ये कि x में होने वाले चेंजेस करस्पॉन्ड करेंगे किसको? r को, जबकि l b a ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे डिफरेंशिएट करके ऐसे लिखेंगे, dx इज इक्वल टू l कांस्टेंट, b माइनस ए फैक्टर पूरा का पूरा कांस्टेंट। अब जब इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, ख्याल रहे ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे डिफरेंशिएशन में हमको सिर्फ मिलेगा dr, क्योंकि dA का कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, a एक इनिशियल कांस्टेंट नंबर है और उसका कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट के डिफरेंशिएशन में सिर्फ dr मिलेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझे बात को? Yes, sir. Yes, sir. फिर आप मुझसे कह सकते हैं सर ये पूरा कांस्टेंट था, इसको कुछ क्यों नहीं किया? इसको हमने डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया है, यहां पर डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट पे रन होगा, जब डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट पे रन होगा तो dr आ जाएगा, dA नहीं आ सकता। आई बात समझ में? Yes, sir. सो वी गॉट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हमको यहाँ पे मिल गई। अब हम वापस आते हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे थे, ये साइड में थोड़ी ज्योमेट्री हमने हैंडल कर ली। तो मैं कह रहा था कि ये जो ट्रंकेटेड कोन है वो इसी तरीके के छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बना है। अगर हम इन डिस्क्स को एक एक करके जोड़ने लग जाएं, कंबाइन करने लग जाएं, तो हमें इफेक्टिवली टोटल रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो पता ये चला कि इफ यू रियली वांट टू गेट द टोटल रेजिस्टेंस R, you have to integrate dr whose limits starts from A to B, बिल्कुल शुरुआत में आने वाले रेडियस से लेके एंड तक, मैक्सिमम आने वाले रेडियस तक। Got it right? Yes, sir. Okay.
अब इसे डिफरेंशिएट करें, लेकिन एक काम करें, dx का ये जो रिप्लेसमेंट आपने तैयार किया ना, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें इसको, dx के रिप्लेसमेंट को. सो आई विल बी जस्ट कंटिन्यूइंग r इंटीग्रेशन a to b rho upon pi. Let's continue with r square. dx की जगह क्या आ रहा है? l divided by b minus a into dr. करेक्ट हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब जो जो चीजें कांस्टेंट है बेटा, वो डिफरेंशिएशन से बाहर ले आओ, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ. तो रो l pi एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग b माइनस a भी कांस्टेंट है, क्योंकि b फिक्स है और a भी फिक्स है. Yes, sir. अब इंटीग्रेशंस किस पे रन हो रहे हैं? 1 upon r square. 1 upon r square with a limit of या with a variable condition of dr. अब 1 upon r square का इंटीग्रेशन हमें ठीक से आना चाहिए. मैं हर चीज यहाँ पे लिख दूंगा, हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये चीजें आपको जमनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हर चीज को सिंप्लीफाई करूंगा. थोड़ा वक्त जा रहा है, लेकिन मैं करूंगा इसको. ठीक है, आसान बनाने के लिए अक्सर हम ऐसा करते हैं, r⁻². यस, Yes, sir. इंटीग्रेशन करें r⁻² का. -2 + 1 -2 + 1 लिमिट से a से b. x⁻n का फॉर्मूला लगाया बच्चों, x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1. सही है? Yes, sir. सो r इज इक्वल टू, ये हो गया रो l pi b माइनस a r⁻1 डिवाइडेड बाय -1, अगर मैं गलत नहीं हूं, a to b. थोड़ा सा तेज लिख रहा हूं मैं, रो l डिवाइडेड बाय pi b माइनस a -1 by r a to b. करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट गो फॉर अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये हो गया r रो l डिवाइडेड बाय pi b माइनस a. अपर लिमिट इज -1 upon b minus plus 1 upon a. One more step for your understanding. b minus a 1 upon a minus 1 upon b. ठीक है? Yes, sir. b minus a डिवाइडेड बाय a into b. अब क्या ये ब्रैकेट b माइनस ए और ये ऊपर का b माइनस ए कट जाएगा, Yes, sir. और आप अपने फाइनल आंसर पर पहुंच गए. रो l डिवाइडेड बाय पाई ए बी. क्लियर हो गई बात? रो l डिवाइडेड बाय पाई ए बी. सो दैट इज द फाइनल आंसर हियर. डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो इसके आंसर ऐसे निकालने हैं. अब इसे याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है, आसान तरीका जो खास इस सिचुएशन में हम लोग याद रखेंगे. बाकी मैग्नेटिज्म वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे, तो ऐसे नहीं याद रखेंगे. बाकायदा हम इंटीग्रेशन वाला अप्रोच याद रखेंगे कि हमने क्या क्या किया था यहाँ पे. तो इसे याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका. रो तो हमेशा होता है, एल लेंथ वो भी हमेशा होती है. नीचे क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. किसी जनरल फॉर्मूले में रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, आर इंटू आर. Yes, sir. तो अगर जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट है, तो दोनों तरफ रेडियस आर है, इधर भी आर है उधर भी आर है. अब आप समझ गए होंगे, एक गेस आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. Yes, sir. देखो इसका फाइनल आंसर क्या मिला आपको, है ना? और इसका आंसर क्या मिल रहा है आपको? रो एल डिवाइड बाय पाई आर का स्क्वायर. अब इधर भी आर है उधर भी आर है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया. और इधर Yes, sir. इधर क्या, इधर का रेडियस ए है और उधर का रेडियस बी है, तो इधर हो क्या रहा है? AB. ए बी हो रहा है. लॉजिक आ रहा है दिमाग में? Pi AB. Yes, sir. लॉजिक आ गया दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि एमसीक्यू सॉर्ट आउट करते वक्त हमें डेरिवेशन तो करने नहीं होते.
है ना। हाँ ठीक है, थ्योरी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर ये सब करना पड़ेगा, लेकिन यूजुअली हमें एमसीक्यूज में इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। अब एमसीक्यू सॉर्ट आउट करते वक्त तो हमें डेरिवेशन करना नहीं है, बस हमें उसका एक इजीएस्ट अप्रोच याद रखना है कि मैं क्विकली कैसे पहचान लूं कि क्या आंसर है। तो एक इधर ए उधर बी, जैसे इधर एक आर है उधर एक आर है तो आर स्क्वायर हो गया, तो इधर एक ए उधर बी है तो ए इंटू बी कर दो, बिल्कुल वैसे जैसे आर इंटू आर किया था आपने यहाँ पे। थोड़ा सा इररिलेवेंट लॉजिक है लेकिन काम कर देता है रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में खास। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, सो और आगे एक आध दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अब ये मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल बिना किसी ज्यादा एफर्ट के इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं होगी, इसमें कोई इंटीग्रेशन वगैरह तो नहीं करना। हालांकि ये क्वेश्चन के बाद मैं आगे और डिटेल कुछ दूसरे क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, उसकी एक इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ज्योमेट्री कैसी बनने वाली है, ताकि अगली क्लास में मुझे और ज्यादा उसे समझाने में दिक्कत ना हो। बहरहाल फिलहाल ये वाला तो क्वेश्चन निपटा दो। एक ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ये लेंथ 100 सेंटीमीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 3 into 10 to the power -7 ओम मीटर है। रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, मतलब यहां से यहां ऐसे रेजिस्टेंस निकालना है। तो इमेजिन ये करना पड़ेगा कि करंट ऐसे एंटर करता है, ये यूं करंट इसके अंदर एंटर करता है, ये पूरी लेंथ को ऐसे ट्रेवल करता है और फिर ये दूसरे एंड से बाहर आ जाता है। तो कितनी लेंथ ये चला, करंट कितनी लेंथ चल पाया? 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड। एरिया बताओ? 1. है ना, क्योंकि ये एरिया में करंट एंटर कर रहा है ना, ये समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। मैं इस पे एक और लेक्चर लूंगा रेजिस्टेंस पे, कहानी अच्छी, मतलब ये बात पूरी समझ में आ जानी चाहिए आपको कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, या शायद मुझे और कपल ऑफ लेक्चर्स लेने पड़े। आई गिव टाइम, डोंट वरी, बट सारी चीजें समझते हुए चलो आप। एनी हाउ, तो एरिया समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अब देखो बेटा, ये तो हो जाएगा 100 into 10 to the power -2, यानी कि 1 मीटर, और एरिया का कैलकुलेशन हो जाएगा 1 into 10 to the power -2 का स्क्वायर, यानी कि -4 मीटर स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस एस्टिमेट करो, रो एल बाई ए। तो रो हमको गिवन है 3 into 10 to the power -7, L1 है, एरिया 1 into 10 to the power -4 है। क्या आंसर आएगा? 3 into 10 to the power Option D. -3 ओम। वेरी सिंपल, डन। Yes. अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस हमको समझना है, जिसमें लॉट ऑफ इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व है। तो आज मैं प्रॉब्लम तो नहीं लूंगा उसका, लेकिन उसकी ज्योमेट्री में आज आपको समझाना चाहता हूं, सिर्फ ज्योमेट्री समझाऊंगा मैं, बाकी प्रॉब्लम की डिटेलिंग अगली क्लास में इसी के कंटिन्यूएशन में करेंगे, बिकॉज ओनली 10 मिनट्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट विद सेटिस्फैक्शन। तो ज्योमेट्री पे ध्यान देते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक डिस्क है, एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क। ये एनुलर डिस्क क्या होती है? तो इसमें कुछ हिस्सा खाली होता है, ये ऐसे। थोड़ा सा इसका थिकनेस मैं दिखा देता हूं ताकि आपको एक फीलिंग आ जाए इसकी। ये यूं, और ये बीच वाला पोर्शन ऐसे। कुछ अंदाजा हुआ कैसी डिस्क के बारे में मैं बात कर रहा हूं? यस, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा एक बटन वटन होता है ना छोटा, सेल, घड़ी में डालते हैं, देखो छोटा सा सेल चपटा वाला, Yes, sir. वैसा, वैसी एक डिस्क है। इनर रेडियस ना बेटा मैं इसका क्लेम कर रहा हूं ए, और इसका आउटर रेडियस में क्लेम करता हूं बी, और इसकी जो ये वाली थिकनेस है ना, ये वाली, इसको ले लेते हैं एच।
ठीक है। Yes, sir. अब इसी डायग्राम को मैं कुछ यूं बनाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आपको इसकी कटिंग वगैरह समझा सकूं। ये ऐसी है, समझ पाए बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना। एक 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन आपको अच्छे से कर लेना है इसमें। ठीक हो रही है बात? ये Yes, sir. बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये खाली है, एम्प्टी है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं ना कि इसका रेडियस ए है और ये फिर आउटर रेडियस ऐसे अपन पूरा बी बोल रहे हैं ना। तो ये बीच वाला हिस्सा खाली है, इसका एम्प्टी। मटेरियल सिर्फ यहाँ किनारों पे भरा हुआ है साइड में। अब हम क्या करते हैं कि हम इसके 4 पार्ट्स काट देते हैं। वी जस्ट कट इट इनटू 4 पार्ट्स। ऐसे इसके 4 हिस्से बना देते हैं। समझा? Yes, sir. Yes, sir. केक होता है, केक 4 पार्ट काट दो उसके। अब फिर 4 में से बस एक हिस्सा ले लेते हैं उसका, 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर तो ये दिखेगा कैसे? बेटा यूं दिखेगा, ये देख लो। कटने के बाद आ रहा है समझ में? मैं कोशिश कर रहा हूं ज्योमेट्री इसकी ठीक से आपको समझा सकूं। ये गया इधर, ये गया इधर, ये इधर। हाँ, तो ये जाके इसको टच करेगा और ये यूं ऐसे मिलेगा। आ रही है बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. अब इस 1 क्वार्टर में हमको कुछ खेल करना है। इसमें हमको अलग अलग लेवल पे रेजिस्टेंसेस निकालने हैं। ठीक। अच्छा, ये जो थिकनेस है, ये कितनी होगी, कोई बोल सकता है? B minus A. गलत। H. H. एच है वो। अरे अपने काटा H. है। ये क्रॉस सेक्शन देखो ना तुम इसको, ये इधर मैं काटूंगा ना तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखेगा ना मुझे। Yes, sir. देख बेटा, मैं इसको इतना पोर्शन कट करके अलग कर रहा हूं। ये जरा फील करो ना, ये यूं दिखेगा ना मुझे। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये पोर्शन दिखा रहा हूं मैं इधर तुझे। अरे भाई, तुम्हारे सामने केक पड़ा हुआ है। केक की मोटाई जो है एच है। 4 पार्ट में काट दो, एक पीस निकालो उसका, तो मोटाई कितनी होगी उसकी? ये थिकनेस कितनी होगी उसकी? H. एच तो खाली घुमा हुआ रहेगा ना हिस्सा वो। Yes, sir. Yes, sir. अब क्योंकि केक पूरा अंदर तक सॉलिड होता है, इसलिए वो पूरा हमको कोन दिखता है। ये अंदर तक सॉलिड नहीं है, ये बीच में खाली पोर्शन है, इसकी वजह से हमको यहाँ पे आधा हिस्सा कट कट हुआ दिख रहा है। तो ये पोर्शन कितना है उसका? H. अच्छा, ये बताओ कि ये लेंथ कितनी होगी इसकी? ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कितनी होगी इसकी? सोच समझ के बताना। B. L by अच्छा, 4. नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, ये बताओ इसकी पूरी लेंथ कितनी है? 2 pi r. हाँ, सर्कल की लेंथ कितनी होती है? सरकमफ्रेंस 2 pi r. 2 पाई आर। लेकिन ये आर नहीं है ना रेडियस, इसका आउटर रेडियस तो बी है। तो टोटल लेंथ कितनी हुई?
2 pi b. 2 पाई बी, तो आधे की कितनी होगी? Pi b. जरा जोर से बोलो, सही बोल रहे हो। Pi b. पाई बी, तो आधे में के आधी की कितनी होगी? Pi b by 2. हाँ, ये हो गई पाई बी बाई 2। समझो बात को। Yes, सर। sir. हाँ, अब इसमें मैं करंट फ्लो कराऊंगा, और वो भी मैं 3 तरीके से करंट फ्लो कराने वाला हूं। 3 तरीके से। कैसे? ध्यान से देखो, ये मैं डायग्राम इस्तेमाल कर रहा हूं। इसको उठा लिया मैंने इधर। 3 अलग अलग तरीके से मैं करंट फ्लो कराऊंगा, और फिर 3 बार हमको उसके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। अब ये एक ही प्रॉब्लम पिछले 2-3 लेक्चर से जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए काफी हो जाएगा। पहली बार मैं करंट ऐसे फ्लो कराऊंगा कि यहां से मैंने करंट को एंटर करना है, ये करंट यूं अंदर घूम के दूसरे एंड से बाहर, ये करंट हो। ये पहला तरीका। समझे बात को? Yes, sir. Yes, sir. अब बहुत ध्यान से देखो कि करंट कितने एरिया में से एंटर कर रहा है। H into A minus B. हाँ, वेरी गुड। एक एक बात बताना रह गया मुझसे, एक मैं चीज आपसे पूछना भूल गया। ये कितनी थिकनेस है? ये पूछना भूल A गया। minus. हाँ, ये वेरी गुड, ये A माइनस बी है, क्योंकि ये थिकनेस जो है ना, ये वाली, ये एक्चुअली ये मटेरियल वाला पोर्शन है। देखो, जहां मटेरियल भरा हुआ है, तो अंदर का रेडियस A है और बाहर तक का रेडियस B है, तो जो मटेरियल भरा हुआ पोर्शन है, यानी कि ये कितना होना चाहिए? A minus B. नहीं नहीं, B माइनस A होना चाहिए। B बड़ा है ना? Yes, sir. ये सबको समझा, B माइनस A? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बिकॉज इट अपीयर्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस होता है ये, क्योंकि जब मैं इसको काटूंगा ऐसे 4 हिस्सों में, ये पार्ट्स मैंने काट दिए, तो ये जो गैप है, ये साइड वाला गैप, यहां से लेके यहां तक का, ये तो B माइनस A होगा ना बेटा? Yes, sir. हाँ, तो सोचो मैं इसको कितने एरिया में एंटर करा रहा हूं, करंट को कितने एरिया में एंटर करा रहा हूं? H into B minus H इंटू बी माइनस ए, और कितनी लेंथ में उसको फ्लो करा रहा हूं? pi B by Pi 2. b to बाई 2। लेकिन ध्यान से सोचो कि जो करंट यहां अंदर अंदर से जा रहा है, अंदर अंदर से, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. उसकी लेंथ तो कम है, उसकी लेंथ कम है ना, ट्रैवलिंग लेंथ कम है ना उसकी। Yes, sir. और जो करंट ऐसे बाहर बाहर से जा रहा है, ये उसकी ट्रैवलिंग लेंथ ज्यादा. ज्यादा ज्यादा है, है. तो यहाँ लेंथ वेरी कर रही है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या कहते हो? लेंथ वेरी कर रही है ना बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। सोचो ना, जो Yes, करंट sir. अंदर से, मान लो जो करंट यहां से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो उसकी लेंथ पाई बी बाई 2 की बजाय पाई ए बाई 2 आएगी। यहां से जा रहा है ना करंट, अंदर वाला रेडियस तो ए था। Yes, sir. अगर मैं इस चीज को बेटा कंटिन्यू कर लेता हूं यूं, ये यूं ऐसा था ना, ये ऐसा था ना, देखो दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो हमने तो उसका एक क्वार्टर काट लिया था, तो जो करंट ये सिर्फ अंदर वाले पोर्शन में से जा रहा है यहां से, तो वो पाई ए बाई 2 वाली लेंथ को फॉलो करता है, और जो करंट बिल्कुल बाहर वाले सेगमेंट में से जा रहा है, वो पाई बी बाई 2 की लेंथ को फॉलो करता है। तो यहाँ लेंथ अलग अलग हो रही है, तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि यहाँ लेंथ में वेरिएशंस आएंगे, जिसकी वजह से हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालते वक्त इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पहला केस है। अगले लेक्चर में हम ये सब डेरिवेशन बनाने वाले हैं। अब दूसरे केस, यहाँ पे आओ। दूसरे केस में मैं क्या करता हूं कि करंट ऐसे फ्लो कराता हूं, ये यूं, ऐसे, ऐसा अंदर सरफेस के अंदर जा रहा है करंट। आया समझ में? Yes, sir.
आप सब लोग सोच के बताओ कि ये करंट कितनी लेंथ को क्रॉस करेगा। B minus A. शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट। क्या ये सबको समझ में आया? बी माइनस ए लेंथ होगी। Yes, sir. थिकनेस उसका, इस सिलेंडर का थिकनेस, करंट Yes, ऐसे sir. बाहर की तरफ आ रहा है, तो बेटा सबके लिए लेंथ बी माइनस ए होगी, लेकिन एरिया सबका अलग अलग होगा। देखो क्या एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है? Yes. Yes, sir. तो जैसे जैसे करंट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसको बड़ा एरिया मिल रहा है, फिर और आगे जाएगा, फिर और बड़ा एरिया मिल रहा है, फिर और आगे जाएगा, फिर और बड़ा एरिया मिल रहा है। मतलब यहाँ पे एरिया में वेरिएशन आ रहा है। Yes, sir. और अगर ऐसा एरिया में वेरिएशन आने लग गया तो श्योरली यहाँ पे भी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा Yes, sir. विद रिस्पेक्ट टू एरिया। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो ये सेकंड केस हो गया हमारा। अब तीसरे केस पर आते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, करंट को ऐसे ऊपर से भेजा आपने अंदर और ऐसे नीचे से बाहर निकाला, लाइक दिस। समझा? ऐसे करंट अंदर से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। क्लियर हो रही है बेटा बात? Yes, Yes, sir. sir. अब सोच समझ के बताओ कि करंट कितनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है। H. एच, एच, शाबाश, आप समझ गए। ऐसा टुकड़ा है वो, ये ऐसे अंदर जा रहा है करंट, ये यूं अंदर जा रहा है, तो हाइट एच होगी। अच्छा अब ये बताओ एरिया कितना है। तो हमको ये ख्याल रखना है कि ये जो साइड है ये कितनी है, B minus A. Minus. बी माइनस ए, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो बस हमको ये पूरा एरिया लेना है, ये पूरा एरिया ले लेना है। और सोचने वाली बात है कि ऊपर जितने एरिया में से करंट एंटर कर रहा है एग्जैक्टली नीचे भी उतने ही एरिया में से करंट बाहर आ रहा है। Yes. आया ना? Yes, sir. तो यहां ना तो एरिया चेंज हुआ ना ही लेंथ चेंज हुई, क्योंकि देखो जो करंट इस जगह से एंटर करके नीचे आ रहा है वो भी एच इतनी लेंथ को क्रॉस करेगा और वो भी इसी पर्टिकुलर एरिया में से बाहर आएगा और एंटर करेगा और वैसे ही पर्टिकुलर एरिया में से बाहर आएगा। तो क्या यहाँ पे एरिया चेंज हुआ? No. No, sir. क्या यहाँ पे लेंथ चेंज हुई? No. No. नहीं। तो यहाँ पे कांस्टेंट तरीके से आंसर निकलेंगे, जिसमें लेंथ भी कांस्टेंट मानी जाएगी और एरिया थ्रू विच द करंट इज पासिंग वो भी कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन हमको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चालाकी हमको यहाँ पे ये करनी पड़ेगी कि वी जस्ट नीड टू राइट एरिया एंड लेंथ इन अ वेरी प्रॉपर फॉर्मूला। बस इससे ज्यादा कुछ और एक्सपेक्टेड नहीं है। समझे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. ये बड़े आराम से लिख पाएंगे, सिर्फ इतनी सी चालाकी करनी पड़ेगी कि हमको ये एरिया का बेल्ट हमको ठीक से लिखने आना चाहिए, इतना ही एक्सपेक्टेड है। अब वो कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होगा, हम अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हर वैरायटी मैंने कवर करवा दी, इनफैक्ट करवाना है, मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रहा था। अब इसके डेरिवेशंस और इंटीग्रेशंस और उसकी लिमिट्स ये अगली क्लास में देखेंगे, बट मैं ये चाहता हूं कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करूं इस डिस्कशन की तो आप इसकी ज्योमेट्री को अपने दिमाग में जरा अच्छे से तैयार रखें। इसलिए मैंने खास ज्योमेट्री पे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दिए इसके। बात आ गई बच्चों समझ में? Yes, sir. ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं।